दलित समाज का आईपीएस अधिकारी इतने बड़े लेवल का वाई पूरन जी, जिनको न्याय और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोटेस्ट और आंदोलन करने पड़ते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एएसआई संदीप लाठर जी, जिनके बाद तुरंत एक्शन में वहां का प्रशासन आता है और 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है। अधिकारी थे वो, और इस केस में जांच भी कर रहे थे। सभी तथ्यों को वो सामने रखते, सभी सबूतों को सामने रखते, कोर्ट के सामने रखते। वहां पर सभी बातों की साफ हो जाता कि कौन सही है कौन गलत है। इस तरीके से अपने आप को मौत के गले लगाना कहां तक की बहादुरी है साथियों। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, इस देश के अंदर जातिवाद का जो जहर है वो लोगों के माइंड में आज भी देखने को मिलता है। जातिवाद का जो जहर है वो सदियों से लोगों के माइंड में घर किए हुए है, जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश के अंदर समय समय पर जातिवाद पर, संविधान पर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर विशेषकर बातें होती है। जब भी जाति की बात आती है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस तबके के लिए लड़ाई लड़ी जो जातीय आधार पर जिनका उत्पीड़न किया गया, तमाम तरीके की सुख सुविधाओं से उन्हें वंचित किया गया, जो बेसिक चीजें थी, जो बेसिक राइट उनके होने चाहिए थे, उन सभी राइटों से, उन अधिकारों से उन लोगों को दूर रखा गया था। और समानता की एक लाइन में बात करें तो सबसे पिछले स्तर पर जो बहुजन समाज, दलित समाज खड़ा था, उस लाइन का वो हिस्सा ही नहीं था साथियों, वो लाइन से बाहर था। और उस समानता की लाइन में लेकर आने के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी कि ये भी इंसान हैं, इनको भी तमाम तरीके के जो अधिकार जो दूसरे व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, जनरल कास्ट करते हैं, वो लोग जिन अधिकारों का, जिन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर बहुजन समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों का भी अधिकार है साथियों। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान बनाते हुए तमाम तरीके के जो अधिकार दिए, उन अधिकारों में जातिवाद का घोर विरोध किया और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जो जातिवाद का जहर देश के अंदर घोलती हैं। समानता हो, समतरता हो, शोषण के विरुद्ध तमाम तरीके के अधिकार उस संविधान में बाबा साहब ने जिक्र किया और वहां पर लिखे गए। इसलिए बाबा साहब का नाम, जब भी जातिवाद का नाम आता है तो बाबा साहब का नाम लिया जाता है साथियों। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विरोधी लोग हैं, जो बाबा साहब की जो विचारधारा थी समता समानता की, उस विचारधारा के जो विरोधी लोग हैं, जो मनुवाद की विचारधारा पर चलते हैं, जो मनुवाद की विचारधारा बोलती है कि तमाम तरीके के जो सुख सुविधाएं या संसाधन है वो चंद लोगों के पास होने चाहिए और दूसरे लोगों को सिर्फ उनकी सेवा करनी चाहिए, जो दलित कास्ट है स्पेसिफिक। प्रेजेंट के अंदर काफी बार मुद्दा इस बात पर भी छिड़ता है साथियों कि देश के अंदर आज जातिवाद जो है वो नहीं है, आज जो कास्टिज्म है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि देश के अंदर आज भी जातिवाद से संबंधित जो घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है, जो जातीय उत्पीड़न है वो हमें देखने को मिलती है। साथियों, इस वीडियो के मार्फत हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सत्य बातें हैं उस पर चर्चा कर रही हैं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैंने बखूबी से गौर से जातिवाद का जहर लोगों के माइंड में देखा है। मैं खुद इस बात की गवाह हूं। मैंने खुद जातिवाद होते हुए अपने आसपास के क्षेत्र में और अपने से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ में होते हुए देखा है साथियों। अभी लेटेस्ट कुछ बातों पर चर्चा करें कि किस तरीके से जो जातिवाद है वो आज भी देश के अंदर विद्यमान है और जातीय आधार पर जो न्यायिक व्यवस्था है वो काम करती है, जो प्रशासनिक लोग हैं वो भी काम करते हैं साथियों। आप देखेंगे कि अभी एक तरफ जो मिश्रा की तरफ से टिप्पणी की गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए, भारतीय संविधान के लिए,
आरक्षण के ऊपर और सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी की गई और उसके बाद में जो देश के अंदर बवाल हुआ। दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर लेटेस्ट जो केस चल रहा है साथियों, डीजीपी का जो केस है, आईपीएस अधिकारी पूर्ण सिंह का जो केस है, उसको लेकर आप देखेंगे कि आज सबसे पहले हम आईपीएस अधिकारी जो पूर्ण सिंह है उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज 9 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हो गया है साथियों। के 9 दिन बाद परिवार की तरफ से आईपीएस पूर्ण सिंह को घर पे लाया गया और उनकी बेटियों के द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई साथियों, और उनका पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया है। आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण ने जो सुसाइड किया, जो कदम उठाया, उसके बाद आप देखेंगे कि देश भर में खासकर हरियाणा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी, बसपा पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की तरफ से प्रदर्शन किए गए, प्रोटेस्ट किए गए। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी जो लगातार धरने पर बैठी हुई थी और न्याय की और कार्रवाई की मांग कर रही थी साथियों। रोहतक से जो नरेंद्र बिरजानिया जी है उनके खिलाफ और डीजीपी शत्रुजीत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे साथियों। आप देखेंगे कि एक दलित अधिकारी जिन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी जिक्र किया कि किस तरीके से उनका जातीय उत्पीड़न हो रहा था और लगातार कई सालों से हो रहा था। सार्वजनिक तौर से उन्हें अपमानित किया जा रहा था, जातीय आधार पर उनको टॉर्चर किया जा रहा था और इन बातों से लगातार वो परेशान थे और इसी परेशानी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। उसके बाद में उनकी पत्नी जो एक आईएएस अधिकारी हैं, जापान से लौटती हैं और उनका जो सुसाइड नोट था वो सार्वजनिक किया जाता है और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये पूरा घूमता है मैटर। सभी लोग वाई पूर्ण के लिए, बहुजन समाज के लोग न्याय की मांग करते हैं। दलित महापंचायत होती है, उसमें तमाम तरीके के संगठन पहुंचते हैं और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं। तमाम जो और भी केंद्रीय नेता है वो वहां पर पहुंचते हैं। बसपा पार्टी की तरफ से जिला स्तर पर कई कार्यक्रम किए जाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं और आरोपी जो व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। आप सोचते रहे होंगे कि एक आईपीएस लेवल का अधिकारी, उसको न्याय दिलवाने के लिए, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरा बहुजन समाज जब एक साथ इकट्ठा होता है, अलग अलग राजनीतिक दल उसकी बात उठाते हैं, तब कहीं जाकर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो संदीप लाठर जी हैं, एएसआई जो रोहतक से, उन्होंने भी सुसाइड किया। उनका भी एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर जो 6 मिनट का था। 4 मिनट का वो 4 पेज का एक नोट भी छोड़कर जाते हैं और उन्होंने उस नोट में जो जिक्र करते हैं, वो वीडियो में जो जिक्र किया, उन्होंने आईपीएस वाई पूर्ण को उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया, रिश्वतखोर बताया और महिलाओं का शोषण करने वाला भी बताया। और साथ में उन्होंने शत्रुजीत, नरेंद्र बिरजानिया जी और वहीं पर जो बीजेपी पार्टी है उनको ईमानदार, नेक बताया। और वो उसके बाद में अपने सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड कर लेते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि शहीद भगत सिंह का जिक्र उन्होंने किया कि वो देश के लिए कुर्बान हुए, देश के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और उसी कड़ी में मैं भी कुर्बान हो रहा हूं। अब बात ये उठ रही है साथियों कि सबसे पहले कि शहीद भगत सिंह जी ने देश के लिए जो कुर्बानी दी उसको पूरा देश याद करता है और उन्होंने देश के लिए वो लड़ाई लड़ी उन्होंने और उनको फांसी की सजा हुई। इस तरीके से वो देश के लिए शहीद माने जाते हैं, ना कि उन्होंने उस व्यवस्था से तंग आकर उन लोगों के खिलाफ आगे घुटने टेक कर, हार मानकर सुसाइड किया हो, मौत को गले लगा लिया हो। तो फिर शहीद भगत सिंह का दर्जा कैसे दिया जा सकता है संदीप लाठर जी को? साथियों, सुसाइड करना, मौत को गले लगाना छोटी बात नहीं है, चाहे फिर वो आईपीएस अधिकारी हो या एएसआई संदीप लाठर जी हो। हम दोनों पुलिस सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
मौत को गले लगाना छोटी बात नहीं है। किस कदर वो दोनों सैनिक, दोनों पुलिस अधिकारी उत्पीड़ित हुए होंगे, चाहे फिर वो उनके पीछे का राज कुछ भी हो, तभी ऐसे कदम को उठाना पड़ता है। लेकिन एक तरफ आईपीएस अधिकारी जो कुछ सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्मों पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की विचारधारा से संबंधित बताए जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आजीवन संघर्ष किया और बाबा साहब ने ये बात बखूबी कही थी कि समाज के लिए मरने वाले बहुत हैं, लेकिन समाज के लिए जीने वाले लोग बहुत कम हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी वो कायर बनाने वाली जो व्यवस्था है उसके आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, बल्कि निडरता के साथ संघर्ष करने की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थी की। आईपीएस लेवल के जो अधिकारी जो इस जातिवाद से उत्पीड़ित होकर उत्पीड़न का सामना न कर पाने के कारण ऐसे कदम उठा गए, तो फिर वो गरीब समाज, वो गरीब तबका कैसे उस जातिवाद का सामना करता होगा जो हर रोज उनका उत्पीड़न होता होगा, हर रोज जातीय आधार पर जो हिंसा होती है उनके साथ, फिर वो बहुजन समाज, दलित समाज कैसे एक न्याय की उम्मीद कर सकता है और कैसे उसका सामना कर सकता है। साथियों, ये दोनों घटनाएं हमें सोचने पर विवश कर देती है और साथ में तमाम तरीके के सवाल भी खड़े करती है। साथियों, आईपीएस वाय पूरण की जांच चल रही थी और उसमें जांच के जो अधिकारी थे संदीप लाठर ही जी थे। संदीप लाठर जी को क्या न्याय व्यवस्था पर और खुद पर विश्वास नहीं था, उन्होंने ये कदम उठाया। और एक बात सोचने पर यह भी विवश कर देती है, जांच चल रही थी, जांच में सभी बातें सामने आ जाती कि कौन भ्रष्ट था, कौन रिश्वतखोर था और कौन दोषी था। इस पूरे प्रकरण में जो मेन सवाल उठता है सबसे पहले यह कि जो वाय पूरण जी थे उन्होंने जो वरिष्ठ अधिकारी थे, आईपीएस लेवल के अधिकारी थे, उन पर सवाल उठाए थे, तो फिर एएसआई का रोल इस मैटर के अंदर कहां से आ जाता है। और अगर आईपीएस पूरण जी भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और महिलाओं का शोषण करने वाली उनकी प्रवृत्ति थी, उन्होंने ये क्राइम किए थे, तो जो कानूनी व्यवस्था थी, जो कानून था, वो कार्रवाई करता उनके ऊपर और जांच पूरी चल रही थी। बीच रास्ते में, बीच केस में इस तरीके का मोड़ आना, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है कि क्या केवल एक अधिकारी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोर है, उससे परेशान होकर हम अपनी जान दे दें। देश के अंदर पता नहीं कितने लोग भ्रष्टाचारी हैं, रिश्वतखोरी है, वो लोग रिश्वतखोर है, वो लोग भ्रष्टाचार है, तो क्या हम अपनी जान दे दें? ये कतई गलत है। साथियों, अगर वो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर और महिलाओं का शोषण करने वाले थे तो कानून के आगे वो अपना पक्ष रखते और वो सबूत रखते जिनसे वो साबित होते कि ये भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोर है या इन लोगों से उन्होंने पैसे मांगे हैं, तो फिर ये एक अच्छा कदम होता उनकी तरफ से और सभी के सामने, आम जनता के सामने भी सच्चाई आती कि कौन गलत है और कौन सही। दूसरी तरफ बड़ी बात सोचने पर यह भी बस कर देती है कि आईपीएस वाय पूरण के 9 दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ, 9 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ और इतने बड़े लेवल के राजनीतिक दलों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, दलित महापंचायतों ने उनके लिए न्याय की गुहार लगाई, सरकार से, प्रशासन से और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तब जाकर कहीं उनके कान पर जू रहेंगे और इस पर कुछ कार्रवाई हुई। हालांकि ज्यादा विशेषकर कार्रवाई इस केस में देखने को नहीं मिलती। जो डीजीपी थे उनका छुट्टी दे दी गई, ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हम। हालांकि एफआईआर इसके अंदर दर्ज हुई शत्रुजीत के खिलाफ और नरेंद्र बिरजानिया के खिलाफ, जो काफी प्रोटेस्ट और आंदोलन करने के बाद ऐसा हुआ। वहीं दूसरी तरफ संदीप लाठर के एक वीडियो और एक 4 पेज के नोट के बाद तुरंत वहां का प्रशासन अलर्ट होता है और 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है। इसमें वाय पूरण की पत्नी के खिलाफ और आपके एक विधायक के खिलाफ 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है। आज के भास्कर में भी ये न्यूज लगी है कि रोहतक में एएसआई संदीप कुमार लाठर के सुसाइड मामले में पुलिस ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज की।
इसमें आईपीएस वाई पूरण कुमार की पत्नी सीनियर आईपीएस अमनीत पी कुमार, उनके साले व पंजाब के बठिंडा ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन पूरण के गनमैन रहे हेड कांस्टेबल सुशील कुमार और रोहतक के आईजी ऑफिस के सिक्योरिटी इंचार्ज एएसआई सुनील कुमार समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें वाई पूरण की पत्नी के खिलाफ और वाई पूरण के गनमैन के खिलाफ और एक रोहतक के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनके खिलाफ, हेड कांस्टेबल है वहां के, उनके खिलाफ, ये 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथियों, यहां ऐसी कार्रवाई जब देखते हैं तब जातिवाद का असर हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं। साथियों, एक और दलित समाज का आईपीएस अधिकारी इतने बड़े लेवल का वाई पूरण जी, जिनको न्याय और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोटेस्ट और आंदोलन करने पड़ते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एएसआई संदीप लाठर जी, जिनके बाद तुरंत एक्शन में वहां का प्रशासन आता है और 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है। हमारे दलित समाज के आईपीएस अधिकारी का शव 9 दिन तक मोर्चरी में रखा रहता है, वहीं पर दूसरी तरफ तुरंत के तुरंत एक्शन होता है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। अब एक बात सोचने पर यह विवश करती है साथियों कि वाई पूरण के खिलाफ उन्होंने वीडियो में बोला कि वाई पूरण भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, या जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए उनके खिलाफ उन्होंने बोला। तो इसमें इन 4 लोगों का रोल कहां से आता है? उनकी पत्नी का, उनके गनमैन का और जो एक सिक्योरिटी इंचार्ज था उनके गनमैन, जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उनका रोल कहां से आता है? इन 4 लोगों के खिलाफ और इनका रोल कहां से आता है? और दूसरा क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि अगर ऐसी स्थिति थी, अगर ऐसी बात थी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर और जो एलिगेशन जो वीडियो में लगाए गए, तो वाई पूरण जी के एक्सपायर होने के बाद, डेथ होने के बाद उन्होंने क्यों लगाए? इतने दिनों तक वो कहां पर थे? उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर सकते थे, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक एएसआई अधिकारी थे वो, और इस केस में जांच भी कर रहे थे, सभी तथ्यों को वो सामने रखते, सभी सबूतों को सामने रखते, कोर्ट के सामने रखते, वहां पर सभी बातों की साफ हो जाता कि कौन सही है कौन गलत है। इस तरीके से अपने आप को मौत के गले लगाना कहां तक की बहादुरी है साथियों? ये सोचने की बात है। इन दोनों केसों को लेकर आप सभी की क्या सोच है साथियों? आईपीएस वाई पूरण ने जिस तरीके से जो कदम उठाया, वहीं पर एएसआई लाठर जी ने जो कदम उठाया, इन दोनों प्रकरणों पर आप सभी की क्या सोच है, क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।